8. अब आप अगर देखेंगे तो जो डॉग आपने बताया, डॉग एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसी कवच का। हाँ यार, इन वे तो बात सही सुनने है। में थोड़ा सा अलग लगता नहीं, है, वो बहुत कॉमन लॉजिकल बात सेंस है, भी बहुत ठीक लॉजिकल बात है वो। कि कवच है, लेकिन अगर मैं शास्त्रीय मत के अनुसार देखूं, अगर मैं अघोर पंथ के अनुसार देखूं, तो भी जो डॉग्स होते हैं सबसे बड़ा कवच होते हैं किसी भी घर के लिए। अब कवच होना हो, लेकिन वो आपकी इमोशनल स्टेट को सेंस कर लेते हैं और ये तो उसके हिसाब से लॉजिक खुद वाली रिएक्ट बात हो गई करते कि वो हैं। लोग अपना वो कर लेते हैं। तो लेकिन अगर कोई बाहरी सुपरनैचुरल की बात करता हूँ, अगर कोई तंत्र वगैरह या कुछ ऐसा कराता है जी, अब आप डॉग्स की ज्योमेट्री ऐसी समझ लें या डॉग्स का जो ऑरा होता है वो ऐसा समझ लें, आप उसको कुछ भी समझे, वो उन चीजों को पहले अपने ऊपर लेता है। किसी भी घर में अगर ऐसा है तो डॉग सबसे पहले अपने, मतलब डॉग से बड़ा कोई कवच नहीं हो सकता अगर आपने उनको पाला है प्रॉपर तो। और एक स्टेट पे आने के बाद डॉग्स ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ऐसी शायद कैपेबिलिटी होती है आने के बाद एक उम्र में, मतलब ऐसा नहीं कि शुरुआत में तुम डॉग लिया अपने ऊपर ले लिया वो मर गया, ऐसा नहीं होता है। नहीं वो नहीं है। जब वो तुम्हारे ग्रह देवता की एनर्जी के साथ मैच हो जाता है, उसकी पावर के साथ मैच हो जाता है, तो फिर वो एज अ प्रोटेक्टर तुम्हारे घर में होता है। जैसे मेरे घर में जो डॉगी है, मैं जब भी पूजा करता हूँ तो उसकी भी आरती उतारता हूँ। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, जब मैं आरती वगैरह करता हूँ तो मैं उसकी भी उतारता हूँ। डॉगीज तो मुझे बहुत कम उम्मीदें हैं। खैर वो कवच कुछ करती होगी। नहीं, वो अलग सुपरनैचुरली अगर मैं देखूँ तो बहुत ज्यादा करती है। वो उसका एक अलग, खाली अपना रहने भर से ही, मतलब ज्यादा दिखने भर से नहीं, वो अंदर से बहुत अजीब सी है और है, मतलब अच्छी एनर्जी है। तो इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जानवर सारे ही अलग अलग तरीके का कवच हैं, और जो उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कवच है वो डॉग्स का ही माना गया। स्वान का जो कुत्ते होते हैं, अच्छा, उनका माना गया है। बिल्लियों के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्लियों के बारे में भी मेरी यही राय है कि अच्छा, एक चीज और, बिल्लियों का आमतौर पे क्या होता है ना कि डिपिक्शन हमेशा विच के साथ दिखाया जाता है कि काली बिल्ली वो पालती है और उसका भी बिल्लियों रीजन बड़ा इविल माना जाता है यार। ये इविल माना ही जाता है, मतलब एक्चुअली इविल माना जाता है। 64 योगिनियों में से एक योगिनी है जिनका वाहन बिल्ली है, ठीक है। अच्छा, और वो एक्चुअली इतनी खतरनाक है, मतलब वो जो योगिनी है, अगर उनकी कोई साधना करता है तो इंसान पागल हो जाता है, मतलब ये कंपलसरी है। तो आदमी साधना क्यों करता है? उसको जानना होता है, उसको ये लगता है अहंकार में कि हम उस चीज को कंट्रोल कर लेंगे, हम पागल नहीं होंगे। आगे लोग ये करते हैं 90% उनकी साधना इसीलिए करते हैं। अब बिल्लियां कीपर्स भी होती हैं, ऐसा कहते हैं। ये हर धर्म की बात है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मतलब कोई एंटिटी उस बिल्ली में आकर अपनी बात कह के वापस जा सकती है। बिल्लियों की आंखों से यू कैन सी जो पहले हो रखा है, ऐसा करके। टाइम ट्रैवल टाइप के आप बात कर रहे हैं? मतलब आप नहीं जाओगे, आपको आंखों में विजन आएगा। यदि आप त्राटक कर लेते हो अच्छे तरीके से, बिंदु त्राटक, कि आपने बिंदु बनाया दीवार पे, आप उसको देख रहे हो, यदि आपको बिंदु त्राटक बहुत अच्छे से आता है तो आप बिल्ली की आंखों में देखकर चीजों के पास के बारे में जान सकते हो बहुत इजीली। तो वो भी एक तरीके का तांत्रिक कवच होता है। जो अब कवच का मतलब आप उदाहरण के तौर पे आप सिंपल ये समझो, यंत्र समझ कि मैंने अपनी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा बराबर कर दी है, बैलेंस। अच्छा, एकदम बैलेंस्ड कर दी है। अब हम दोनों के बीच एक कवच बन चुका है, एक बॉन्ड की तरह बात कर रहे हैं क्या आप? और ये बॉन्ड जो है, जो कवच है बेसिकली, क्योंकि दोनों तरफ से प्रयासरत है, दोनों तरफ से जो है चक्रित है, एक्टिव है, तो इसके अंदर एंट्री करने वाला बहुत कम मिल पाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, इसको काटने वाला, इसको भेदने वाला 90% नहीं होगा। जब तक हमारी ऊर्जाएं कार्यरत हैं, हम दोनों की, वही वाला कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जब दोनों तरफ से एफर्ट बराबर हैं तो वो चीज कभी टूट नहीं सकती। बस शास्त्रों में उसको उस तरीके से बताया गया है कि ऊर्जा चक्र के हिसाब से जब दोनों के ऊर्जा चक्र लेवल पे बात की जा रही है, जब दोनों की एनर्जी लेवल एक साथ घूमती है तो उसको भेदने वाला कोई नहीं होता है। उसको भेदा तभी जा सकता है जब एक चक्र को तोड़ा जाए। ये वही है फूट डालने वाला कॉन्सेप्ट, एक में फूट डाल दी तो अपने आप दोनों में लड़ाई हो गई, फिर वो फूट डली तो हल्का सा चक्र ऊपर नीचे हुआ, ब्लास्ट हो जाएगा। अब यार ये बात फूट डाल दी और ये सब ड्रामा लेवल पे समझ में आती है, अभी एनर्जी लेवल पे ऐसा होता है नहीं। एनर्जी पे फूट डालना मतलब अगर आपने कोई बाह्य शक्ति का प्रयोग करा, ऐसी शक्ति जो, कौन शक्ति? कोई बाह्य शक्ति, कोई बाहरी शक्ति का आपने प्रयोग करा, एनर्जी लेवल पे ही बता रहे हैं, काटने के लिए उस चीज को। जैसे आपने कोई बीज मंत्र कर लिया, आप बीज मंत्र करते हुए उनके पास चले गए या फिर उस एनर्जी के अंदर एंटर कर गए, एक स्पेसिफिक जो होता है ना एंगल पे अगर आपने निशाना लगाया तो वो चक्र भेज जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। उसमें मुझे आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सामने से तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मेरे सिर्फ होने की जरूरत पड़ेगी। मैं वहां सिर्फ होना चाहिए, आपसे इंटरेक्शन होना चाहिए। मतलब हम दोनों हैं, एक तीसरा इंसान आ जाता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बातचीत कर रहा है बैठ के, पर उसके जाने के बाद हम दोनों में कुछ अजीब सा होने लगा अचानक से, वैसा करके फिर हम लोग कब दोबारा मिलने तो वो एनर्जी लग नहीं रही है,
तो कभी कभी तीसरे इंसान की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई में हो जाती है या फिर उसका ऊर्जा चक्र इतना जागरूक हो जाता है कि वो अपने आप भेद देता है किसी भी चीज को, और ये वो तब तक करता है जब तक उसको भेदने वाला नहीं मिलता। और ये क्रम जो है ये कंटिन्यू चलता है हमेशा। जो हम लोग कहते हैं ना कि हर इंसान अपनी लाइफ में टूटता जरूर है, टूटता है, तो शंकराचार्य जी के मत के हिसाब से टूटने का मतलब आपकी ऊर्जा चक्र का पूरी तरीके से बिखर जाना, फिर दोबारा रीबिल्ट होना, ऐसा करके। और ऊर्जा चक्र बिखरता है तो शरीर कंट्रोल में नहीं होता, जिसे हम एंजाइटी बोलते हैं। तो ये तो यार बहुत लोगों के होता है। तो आप कहना चाहते हो कि बहुत लोगों की ऊर्जा कंट्रोल में नहीं उनके? बिल्कुल, मतलब इन एंजाइटी का मीनिंग वही है कि आपका एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं है, टूट गया है। अब आप उसको रीबिल्ड करेंगे तो ठीक है, लेकिन रीबिल्ड नहीं कर रहे हैं तो उसी एंजाइटी से जूझते रहेंगे जिंदगी भर। यार मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं जी, ठीक है यार, ये जो आपके हिसाब से मतलब जो सब जो साइकोलॉजी वगैरह जो करते हैं, ठीक है, तो ये जब एंजाइटी का इलाज करते हैं या बातचीत करते हैं तो ये लोग फिर क्या इलाज करते होंगे? अगर मान लो किसी का, इसको इलाज करना नहीं बोलते हैं, ये तो देखिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को या फिर डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। ये तो आप भी कर सकते हो, ये मैं भी कर सकता हूँ। जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो कोई भी इंसान कर सकता है। डजंट मैटर कि आपको 1-2-3 पॉइंटर्स पता है, बड़े अच्छे नाम पता है, तो उससे प्रभावित कोई होगा, हर कोई नहीं हो पाएगा। आपको बहुत कॉमन चीज लेनी पड़ेगी किसी को प्रभावित करने के लिए, जो उसकी जिंदगी से भी जुड़ी हो। साइकोलॉजिस्ट अपने सेशन में, मैंने खुद जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज होती थी तो उसमें जो साथ में डॉक्टर होते थे वो यही करते थे, उसके बारे में पूरा जान लिया, फिर वो बोलते चले गए। इसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि कई बार शायद आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस होता है, कई बार आपके वो थॉट लेवल पे भी होता है। बिल्कुल होता है। कई लोग मतलब कुछ चीजें, अगर जैसे किसी का बचपन का ट्रॉमा वगैरह है तो वो जहन में तरीके से परमानेंटली रह जाता है हमेशा। हाँ। और आप जब उसमें के बारे में सोचते रहोगे तो कोई ना कोई आपके बॉडी में एनर्जी लेवल पे तो ऑब्वियसली वो इम्बैलेंस क्रिएट किए करेगा, कि आप कहीं फंस जाओगे तो आप झुंझलाओगे या जो भी करोगे, आप खुद ही के ख्यालों पे रिएक्ट कर रहे हो। तो ये आई थिंक साइकोलॉजी वाले ना आपकी दिमाग की गुत्थियों को अनसुलझाते हैं, ऐसा कुछ सुलझाते हैं। ये मतलब ये मुझे ऐसा लगता है। कई बार एनर्जी इम्बैलेंस सिंपल कर देते हैं थोड़ा, मतलब आप ही को आपकी समस्या होता है ना, कई बार एक थर्ड पर्सपेक्टिव लगता है कि अगला बताता है तो ज्यादा बेटर समझ, आप अपनी समस्या नहीं समझ पा रहे होते, अगला आपको देख रहा है, समझ जाएगा तो हिसाब से आपको बताएगा। मतलब मेरे भी गुरु का यही कहना था कि हर इंसान अपने में साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, मतलब अगर वो सही बात समझे किसी और को गहराई से, किसी को सही समझ रहा है तो सामने वाले को अपना दर्द उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दिल से बताएगा। हाँ, ये बात खुल के बताएगा, खुल के शेयर। मैंने आपको शायद बताया था ना एक बार कि हम लोग फिल्म शूट करने के लिए यहाँ गए थे, एक वृद्धाश्रम था। ओके। तो वृद्धाश्रम में पहली बार गया शूट करने के लिए। अब वहाँ बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घर से मतलब छोड़ दिए गए हैं, उस पैसे वाले थे सब, अब वो व्हील चेयर में बैठे हैं तो खोए हैं और मतलब एक जो सूनापन सा है ना, आप जाके आप महसूस कर सकते हो। तो मुझे लगता है अगर आप खाली उनको बैठ करके खाली उनकी बातचीत सुन लो, उनकी कहानियां, तो उतने में भाई लोगों का काम हो जाएगा। मतलब लाइक वो उनके लिए उतना काफी है, उनके लिए थेरेपी है, उनके लिए थेरेपी है। कई बार मुझे लगता है ऐसा, आप अपने माँ बाप के साथ खाली बैठ करके बातचीत कर लो ना, तो चीजें कई बार खुल जाती हैं। एनर्जीज का यही तो है कि मतलब अब देखो कितना सिंपल है उनका ऊर्जा चक्र बिल्कुल बिखरा पड़ा था, ठीक है। वो सिर्फ झुक नहीं पा रहे थे उसको उठाने के लिए, आपने सिर्फ एक बार ऐसे पुश किया कि मतलब डोंट वरी, हाँ आगे बताओ। उन्होंने उठाया, अपना ऊर्जा चक्र बनाया और वो एग्जैक्टली बताने लगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं अब मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारा वो ऊर्जा चक्र बन चुका है, तुम्हारा वो कवच जो है अब धीरे धीरे प्रिपेयर हो चुका है। अभी तक तुम बस केवल झुक नहीं रहे थे उसको उठाने के लिए। तो यही लोग वो लोग भी होते हैं जो पोजेस हो जाते हैं एक तरीके से। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो जिनका विल पावर कमजोर होता है, जो एकदम डाउन होते हैं, उनको पोजेस करना आसान होता है। इसका मतलब ये होता है उन पर दूसरा ऊर्जा चक्र लगाना बड़ा आसान होता है, कोई भी लगा सकता है। अगर आपसे सवाल ये पूछूं हर्ष की जो इस किस्म की विल पावर होती है, इसको क्या डेवलप करने का कोई तरीका है? अगर एक लिसनर जानना चाहे तो इसको डेवलप करने के बहुत सारे ऐसे बेसिक तरीके हैं जो आपको मतलब आमतौर पर ऐसे नेट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु ने कुछ ऐसा तरीका बताया था। उन्होंने बताया था कि अपनी आंख को बंद करके चुप हो जाओ, मतलब एकदम ऐसे कमरे में बैठो जो बिल्कुल साइलेंट हो, ठीक है। और उसके बाद तुम बस आंख बंद करके जो भी तुम्हारे शरीर में जहां पर भी चीजों का प्रचार हो रहा है या फिर धीरे धीरे संचार हो रहा है एक तरीके से का, तो उसको केवल ट्रैक करो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, उसको फॉलो करो, खाली सिर्फ उसको ट्रैक करो। और हर दिन अपनी गति को महसूस करो कि तुम्हारी गति कितनी जा रही है, आज की तुम्हारी गति कैसी थी, उसका एक पैमाना खुद सेट कर लो।
तो उसके हिसाब से तुम धीरे 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 जो है अपने ही, जैसे मैंने आपको बताया था ना रक्त गंध की जो क्रिया होती है कि खुद के खून को कंट्रोल करना, खुद के फ्लो को कंट्रोल करना, तो ये वही होता है। तो उसी के जरिए तुम अपने किसी भी पार्ट के दर्द को आराम से ठीक कर सकते हो। मैं ऐसे कई सारे साधु से मिला हूँ जिनको चोट लगती है, वो कहते हैं मुझे पेन नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा सीन ये कि उन्होंने उधर के सर्कुलेशन को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है कि वो जो प्रेशर लग रहा था अंदर से खून के बाहर आने का, वो रुक रहा है, वो धीमे धीमे हो गया है। तो अब उनको उतना पेन नहीं हो रहा है। उनको आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने साधु हुआ करते थे जो अपनी उंगली ऐसे सीधे काट दिया करते थे। टीवी में जो दिखाया जाता गलत नहीं है कि उंगली काट दी बिना आंसू गिराए, बिना आंख ऐसे टेढ़ी करे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जगह के फ्लो को एकदम स्लो कर दिया है। उन्होंने उसको काटा, वो गिर गया आराम से, धीरे 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 अपने आप ये नॉर्मल हो गया और फिर वो आमतौर पर चलने लगे, उन्हें दिक्कत ना हुई ऐसा करके। तो जो दर्द होने वाला कॉन्सेप्ट था, जितने भी पुराने ऋषि थे या फिर जितने भी जो बहुत ज्ञानी लोग थे, उनको पता होता था कि अपने दर्द को कंट्रोल कैसे करना। और यही रीजन है कि जो हिमालय या फिर जितने भी कैलाश पर लोग इधर उधर मौजूद हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं अपने उस चक्र को या फिर उस सर्कुलेशन के चक्र को, जो उस जगह पर उनको या फिर उनकी ऊर्जा को टूटने नहीं देता। एक ऐसा कवच बना लेते हैं अपने ऊपर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कई जो हठ योगी होते हैं, जो अपनी बॉडी को किसी एक पोस्चर में बहुत लंबे टाइम तक का रख सकते हैं, तो काफी हद तक उन लोगों ने अपनी बॉडी एनर्जीज को कंट्रोल तो कर ही लिया। मतलब इन अ वे उन्होंने बेसिकली रिएक्ट करना छोड़ दिया। मैं राहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि जो हठ योग है जी, वो क्या है। हठ योग मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं तो हठ योग का मतलब आप क्या सोचते होंगे? हठ योग का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है उसके खिलाफ जा करके एक स्टैंड लेना और स्टैंड पे मेंटेन रहना। इसी को अगर थोड़ा सॉफ्ट शब्दों में अगर मैं बोलूं, सॉफ्ट राम अशोक जी के शब्दों में अगर बोलूं जी, तो हठ योग का मतलब होता है, हा का मतलब सूर्य, हा का मतलब सूर्य और ठा का मतलब चंद्रमा। तो हठ योग का मतलब होता है सूर्य और चंद्र के नियंत्रण को मेंटेन करना अपनी बॉडी के अंदर। ओ भाई साहब, वेरी गुड। तो इसे हम हठ योग बोलते हैं। इसको मैं और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो जी, अपनी बॉडी के अंदर की गर्मी और अपनी बॉडी के अंदर की सर्दी को मेंटेन करना, कहीं ना कहीं द टेम्परेचर्स एग्जैक्टली। जैसे उन्होंने बताया कि जो इंसान है, ठीक है, वो एक ऐसा कवच है जिसके अंदर, कवच भी नहीं, एक ऐसा यंत्र है उदाहरण के तौर पे, जिसके अंदर दोनों ही ऊर्जाएं मौजूद हैं, पर जिस समय पर जो ऊर्जा ज्यादा होती है उस समय पर इंसान वैसा ही रिएक्ट करता है। जी जी जी। सूर्य चंद्र दो ही चीज होती हैं और बीच का एक पैमाना भी होता है हठ योग का, जो आ लगता है उसमें। तो हासिल करने की पूरी प्रैक्टिस है कि आप वही है ब्रह्म का जो, हाँ वही ब्रह्म का जो नाद होता है उसी को बोलते हैं। हा और ठा के बीच में एक नाद भी होता है। उस नाद को पकड़ना बहुत मुश्किल है जीते जी। जैसे सोहम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोग करते हैं ये सब, इस तरह से करते हैं। लेकिन जब इंसान कोई मरता है तो की आवाज आती है, मतलब उसकी सांस निकल गई पूरी बाहर। और जब जिंदा होता है अचानक से, या फिर बच्चे की सांस आती है, तो एकदम से वो हिचकी लेता है और हा की ध्वनि बाहर आती, तो हंस आता है सामने, ठीक है। हंस मतलब बिंदी लगी और सा, तो जो हंस है अगर इसको हम उल्टा कर दें तो यही सोहम है। मतलब मृत्यु से जीवन को और जीवन से मृत्यु को जानना, बेसिकली वो ब्रह्म का नाद होता है और यही शरीर का उद्देश्य होता है। तो मेरे हिसाब से मतलब सबसे बड़ा कवच तो हमारे साथ जो है वो हमारी खुद की ध्वनि है, हमारी खुद की सांस है, जिसको शायद अगर हम कंट्रोल करना सीख लें तो और बेटर हो जाए। एक लास्ट चीज अर्श में और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ये क्योंकि काफी टाइम तक मैंने भी एंजाइटी से एक तरीके का अपना एक फाइट किया है जी। तो जो आपने बात करी ना, कई बार, और जितने भी लोग हमारी ऑडियंस में जो शायद कहने के एंजाइटी वाले उससे उसको फेस कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, तो यार होता क्या है ना कि आप आमतौर पे अपने ख्यालों, आपकी बॉडी के अंदर के डिफेंस मैकेनिज्म है, तो जब भी ऐसी कोई एनर्जी आती है आप अपनी बॉडी को डिफेंड करने जाते हो। तो इशू क्या होता है, कई बार एंजाइटी का इशू आप खुद होते हो, क्योंकि आप अपनी बॉडी की एनर्जी से जबरदस्ती फाइट कर रहे हो जी। अगर आप उसको लेट को नहीं, उसको एक तरीके से झेलने की, क्या कई बार आपकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू दैट। अगर दर्द हो रहा है तो थोड़ा होने दो यार, दर्द इज नॉट दैट बैड,
दर्द शायद हमारा दोस्त ज्यादा है, तो बस वो दर्द थोड़ा झेल अगर लोगे तो आपकी बॉडी फिर उस दर्द से इम्यून हो जाएगी, फिर देन यू गेट पास दैट। और आई थिंक ये जितना फिजिकल उसमें ट्रू है, आप जितना एक बार प्रेशर दोगे किसी चीज को, आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है उस चीज से करते करते। तो इन अ वे द सेम थिंग हैपेंस एट योर साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल। तो अगर आप एंजाइटी से जूझ रहे हो तो दिस इज लाइक अ वे फॉरवर्ड, इसको आप ट्राई कर सकते हो एक बार। बिल्कुल, और अपने शरीर को एक कवच बना सकते हो जो कि शायद आपका खुद का बनाया हुआ होगा बिना मंत्रों का। एग्जैक्टली।